नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे कॉमन चाइल्डहुड डिसऑर्डर के बारे में, जो कि है ADHD, मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। हालांकि ये नहीं कहेंगे कि ये सबसे कॉमन है, बट बहुत आम तौर पर ये टीचर्स और पेरेंट्स के लिए प्रॉब्लम्स पोज करता है। इस वजह से ये जो डिसऑर्डर है ये पॉपुलर भी है और काफ़ी हद तक आजकल कॉमन भी हो चुका है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ADHD का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या होता है, किस तरह से इसको डायग्नोस किया जाता है और इसके कुछ दूसरे पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम जानेंगे कि ADHD में कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, किस तरह के बिहेवियर्स आमतौर पर बच्चों में देखे जाते हैं और इसे कैसे डायग्नोस किया जाता है। तो सबसे पहला जो सिम्टम है वो होता है कैटेगरी इनअटेंशन वाले बिहेवियर्स की, मतलब कि बच्चे की ध्यान लगाने की क्षमता जो है वो अफेक्टेड होती है और इस वजह से बच्चे की जो सोशल, एकेडमिक और दूसरी जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं वो भी प्रभावित होती हैं, उनमें भी इम्पेयरमेंट देखने में आता है। तो यहां आपकी स्क्रीन पर 9 ऐसे बिहेवियर्स दिए गए हैं जिनमें से अगर 6 भी अगर प्रेजेंट हो 17 साल से कम उम्र के बच्चों में, अगर इनमें से 6 भी अगर प्रेजेंट हो तो बच्चे को ADHD का डायग्नोसिस दिया जा सकता है। मतलब हम कहेंगे कि इनअटेंशन वाला उसको डायग्नोसिस दिया जाना चाहिए। तो कौन कौन से हैं ये 9 बिहेवियर्स? पहला है कि बच्चा बारीकी से अपना काम नहीं करता है और केयरलेस मिस्टेक्स बनाता है अपने स्कूल वर्क में, होमवर्क में और दूसरी एक्टिविटीज में भी। छोटी छोटी डिटेल्स जो कि बेसिक सी डिटेल्स हैं उनको मिस कर देता है, उन पर ध्यान नहीं देता और इस वजह से उसके वर्क की जो क्वालिटी है वो खराब रहती है। सेकेंड बिहेवियर आता है बच्चे को अपनी टास्क जो कि एकेडमिक से रिलेटेड हो सकते हैं या प्ले रिलेटेड एक्टिविटीज में अपनी अटेंशन बनाए रखने में मुश्किल होती है। मतलब कि बच्चा काफी देर तक अपने लेक्चर में, अपने क्लास में फोकस बना के नहीं रख पाता। जो भी कन्वर्सेशंस हैं, बातचीत भी अगर कर रहे हैं बच्चे के साथ, या काफी देर तक बच्चे को कुछ पढ़ना पड़ रहा है या खेलने की भी चीजें हैं जैसे वीडियो गेम या यूट्यूब की कोई वीडियो देखना जो कि बच्चे की मनपसंद चीजें हो सकती हैं, उनमें भी बच्चा बहुत देर तक अटेंशन नहीं बना पाता और उसका मन भटकता रहता है। तीसरा बिहेवियर है डायरेक्टली अगर बच्चे से बात करो तो ऐसा लगता है कि वो सुन नहीं रहा, वो आपकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा, वो लापरवाही के साथ आपको सुन रहा है और वो आपको सुनने में ऐसा लगेगा कि इंटरेस्टेड नहीं है, पर वो आपको ध्यान नहीं दे रहा होता। ऐसा लगता है उसका मन कहीं और है या कहीं और जा रहा है, या उसके मन में ऐसा आ रहा है कि वो किसी और चीज पर ध्यान दे। चौथा बिहेवियर आएगा कि वो इंस्ट्रक्शंस जो दी जाती हैं उनको प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाता। मतलब अगर उसे स्कूल में कहा जाए कि घर जाके होमवर्क कर लेना, या घर में मम्मी पापा कहें कि स्कूल में जो क्लास में जो मैम जो टीचर बोर्ड पे लिखती हैं उसको पूरा उतार लेना, या कोई भी ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम, ड्यूटी का काम जो कि बच्चे को घर पे या स्कूल में दिया जाता है, बच्चा अक्सर उनको पूरा करने से बचता है या दूर भागता है या किसी तरह से उन्हें पूरा कर ही नहीं पाता। और आमतौर पे बच्चा या क्या कहेगा कि या तो मैं भूल गया या मुझे ध्यान नहीं रहा, या किसी किसी मामले में बच्चा झूठ भी बोल देता है कि मैंने कर लिया है पर पता नहीं आपको क्यों नहीं दिख रहा कि मैंने नहीं किया। कुछ भी ऐसा बिहेवियर दिखा सकता है, बट मोटे तौर पे वो फॉलो नहीं कर पाता इंस्ट्रक्शंस को। और कई बार वो शुरू भी करता है टास्क को, बट वो अपना फोकस लूज कर देता है और इधर उधर भटक जाता है। पांचवा बिहेवियर आता है कि उसको अपने डेली के जो टास्क होते हैं, एक्टिविटीज होती हैं और जो अपनी बिलोंगिंग्स हैं, चीजें हैं, उनको ऑर्गेनाइज करके रखने में मुश्किल होती है। खासकर कि सीक्वेंशियल टास्क जो होते हैं कि एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप जो टास्क पूरे किए जाते हैं। जैसे कि बच्चा मान लीजिए स्कूल से घर आता है और उसको एक टाइम टेबल बना के दिया हुआ है, एक शेड्यूल बना के दिया हुआ है। अब बच्चा क्या करेगा, उस शेड्यूल को पूरा फॉलो नहीं कर पाएगा, तो या तो वो भूल जाएगा, उसके ध्यान में नहीं रहेगा और वो अपनी किसी और एक्टिविटी में, मस्ती में बिजी हो जाएगा, तो प्रॉपर सीक्वेंशियल टास्क को पूरा नहीं कर पाता। अक्सर उसकी चीजें जो है वो बड़ी मेस्ड अप रहती हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड रहती हैं, टाइम मैनेजमेंट बहुत ही पुअर होता है और डेडलाइंस को तो वो मीट ही नहीं कर पाते। होमवर्क कब करना है, क्लास वर्क कितने टाइम में करके देना है, कितना उसको पढ़ाई का मटेरियल दिया गया है जो उसको याद हो जाना चाहिए, जो उसको पूरा करना चाहिए, वो सारी डेडलाइंस मिस कर देता है। छठा बिहेवियर होगा कि अक्सर वो ऐसी चीजों में जहां पर बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, मेंटल एफर्ट लगना होता है, उनको अवॉइड करता है ऐसे टास्क को, उनको पसंद नहीं करता, डिसलाइक करता है और उनमें इंगेज होने में हिचकिचाता है। जैसे अगेन यहां पर सबसे पहले हम कहेंगे स्कूल वर्क, होमवर्क हो सकता है, या कोई भी ऐसा होमवर्क, हॉलीडे होमवर्क मिलना, या कोई भी प्रोजेक्ट मिलना, या कोई रिपोर्ट तैयार करना, या कोई फॉर्म भरना, किसी भी तरीके से कोई लंबा कुछ चीज लिखना। जैसे कि यहां पर हम देखेंगे कि बच्चा अक्सर चीजें जब याद कर लेता है, पढ़ लेता है, तो हमें यह लगता है कि बच्चे को सारी चीज समझ में आ गई, पर जब एग्जाम में उसे लिखना पड़ता है तो वो लिखता नहीं है, खाली छोड़ के आ जाता है शीट।
तो यहां पर जो सस्टेन्ड मेंटल एफर्ट चाहिए पूरा एग्जाम पूरा करने के लिए, अगर 25 क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर, तो 25 क्वेश्चन पूरा करने में जो मेंटल एफर्ट लगता है उसको करने से बच्चा दूर भागता है, डिसलाइक करता है और कोशिश करेगा कि वो आधे अधूरा छोड़ दे आंसर्स को, या फिर वो आंसर्स ही पूरा करके नहीं आता, जिस वजह से आती आती चीज भी वो मिस कर देता है और जिस वजह से बच्चे के मार्क्स कम हो जाते हैं। 7वां बिहेवियर आएगा कि जरूरत की चीजें जो होती हैं घर पे स्कूल में उनको खो देता है। या तो उन्हें कहां रखा है भूल जाएगा या सिंपली उन्हें खो देगा। लापरवाही दिखाता है अपनी चीजें मेंटेन करने में, जिसमें बहुत छोटी छोटी चीजें जैसे कि पेंसिल रबड़ हो सकती हैं, बुक्स हो सकती हैं, कोई किताब हो सकती है, पानी की बोतल, लंच बॉक्स हो सकता है, अपने स्पेक्स हो सकते हैं कहीं और भूला है, या कोई थोड़ी बहुत मनी अगर वो लेकर गया है उसको भूल सकता है। और घर में अगर देखा जाए तो बड़ी बड़ी चीजें जैसे कि पैसा हो गया या कोई मोबाइल टेलीफोन वगैरह जैसी चीजें हो गई, कोई इंपॉर्टेंट चाबियां हो गई, किसी भी टाइप की ऐसी चीज जो दूसरों को भी बिलोंग करती हैं, उन्हें भी अगर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो वो रख के भूल जाएगा या खो देगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि वो कहां चली गई या वो भूल जाएगा। 8वां बिहेवियर आएगा कि वो एक्सट्रॉनियस स्टिमुलाई से, मतलब जो इधर उधर के जो स्टिमुलस हैं, जो भी अट्रैक्शंस होती हैं, उनसे अक्सर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। मतलब कि जहां पर बैठ के वो पढ़ाई कर रहा है तो पास में कुछ भी पड़ा होगा, कोई पेन पड़ा होगा, कोई खिलौना पड़ा होगा, या कुछ भी पड़ा है, कोई चीज खाने की चीज है या खाने की नहीं भी है, बेकार चीज है जिसमें बच्चे का कोई इंटरेस्ट नहीं आता, फिर भी उससे उसका मन भटकेगा और वो उस चीज में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा। तो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है एक्सट्रॉनियस स्टिमुलाई से, जो बाहर के जो दूसरे जो फिजूल के जो स्टिमुलस हैं उनसे मन भटक जाता है। 9वां बिहेवियर आएगा कि डे टू डे एक्टिविटीज में बहुत फॉरगेटफुल होता है। जैसा कि मैंने पिछले भी कुछ पॉइंट्स में बताया, भूलने की प्रॉब्लम रहेगी उसको, जैसे कि चीजें खो देना, भूल जाना। इसमें पढ़ाई में भी अक्सर उसकी परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है। साथ ही साथ जो चीजें हैं जो उसकी जरूरत की हैं, स्कूल में ले गया या कहीं ले गया, उनको भूल आया, तो ये सारी चीजें भी उसमें बच्चे में देखने में आती हैं कि फॉरगेटफुलनेस भी है और साथ साथ चीजें भी खो देने की आदत उसमें होती है। तो ये जो 9 में से 6 बिहेवियर का कम से कम होना, लास्ट 6 मंथ्स में इनका होना बहुत जरूरी होता है। मतलब कि डायग्नोसिस तभी दिया जाता है जब पिछले करीब करीब 6 महीनों से बच्चा इन 9 में से एटलीस्ट 6 बिहेवियर तो दिखा ही रहा है। और ये बात की जा रही है 17 साल से छोटे बच्चे की। 17 साल से जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं, जिन्हें हम एडल्ट कह सकते हैं, उनमें इन 9 में से 5 बिहेवियर्स का होना भी सफिशिएंट होता है जब उन्हें इनअटेंशन का डायग्नोसिस दिया जा सकता है या अटेंशन डेफिसिट का डायग्नोसिस दिया जा सकता है। अब हम आएंगे हाइपर एक्टिविटी के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पे। यहां पर भी 9 बिहेवियर्स हैं, यहां भी कम से कम 6 की मौजूदगी चाहिए। 17 साल से कम उम्र के बच्चों में, 17 साल से बड़े जो लोग हैं उनमें 5 चाहिए। ये भी कम से कम 6 महीने तक दिखने चाहिए, तभी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का डायग्नोसिस दिया जाता है। तो यहां कौन से बिहेवियर मिलेंगे, आइए देखते हैं। पहला बिहेवियर है कि जहां वो बैठा है बच्चा वहां पर हिलता डुलता रहेगा, अपने हाथ पैर हमेशा चलाता रहेगा, कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करता रहेगा, या हमेशा उसके हाथ में कोई चीज रहे ऐसा उसको हमेशा चाहिए, तो इस वजह से वो कुछ ना कुछ ढूंढता रहेगा जिससे कि वो फिजिटिंग करता रहे, छेड़छाड़ करता रहे। नेक्स्ट सेकंड बिहेवियर आता है कि जहां वो बैठा है, जहां उसको बैठने के लिए कहा गया है, स्पेशली वो सिचुएशंस जहां पर कि एक जगह अटेंशन पे करके बैठा रहना जरूरी है, जैसे कि स्कूल हो गया या कोई ऐसी पब्लिक प्लेस हो गई जहां पर कि उसको शांति से बैठना है, जैसे कि डॉक्टर के यहां गए हैं या फिर किसी बड़े हॉल में गए हैं, सेमिनार हॉल है या किसी भी टाइप का ऐसा कोई पब्लिक मीटिंग हॉल हो सकता है, सिचुएशन हो सकती है जहां एक्सपेक्टेड है कि बच्चा अगर वहां गया है तो वहां बैठा रहे या एक जगह टिक के खड़ा रहे। तो ऐसी सिचुएशंस में वो अक्सर भागने की कोशिश करेगा, अपनी सीट से उठकर जाएगा, क्लासरूम के अंदर अपनी सीट से उठ के दौड़ेगा, भागेगा, या तो इधर उधर क्लास में घूमेगा या कभी कभी बच्चा क्लास से भी बाहर भागने की कोशिश करता है। तो ऐसा बिहेवियर अक्सर देखने में आएगा। तीसरा बिहेवियर आता है ऐसी सिचुएशंस में जहां पर कि दौड़ भाग करना इनएप्रोप्रिएट है, वहां पर बच्चा छलांगे मारेगा या दौड़ भाग करेगा। जैसे कि आमतौर पे होता है कि जब बच्चे हमारे क्लिनिक में आते हैं तो एक जगह टिक के नहीं बैठते, उछल कूद करते रहेंगे, टेबल के ऊपर चढ़ेंगे, कोई कुर्सी या सोफा पड़ा है तो उस पर कूदेंगे, छलांगे मारेंगे। इस तरीके के बिहेवियर्स वो अक्सर दिखाते हैं। तो ऐसा ही बिहेवियर बच्चा अक्सर और जगहों पर भी दिखाता है, जैसे कि पड़ोसियों के घर या किसी रिश्तेदार के घर गए, वहां पर इस तरीके के बिहेवियर दिखाएगा। जहां पता है कि इनएप्रोप्रिएट है, किसी दूसरे के घर में गए हैं, वहां पर एक जगह टिक के बैठना जरूरी है, एटलीस्ट वहां पर चीजों को बहुत रफली हैंडल नहीं करना, कोई डेलिकेट चीजें हो सकती हैं, पर बच्चा क्या करेगा, बिना किसी इंस्ट्रक्शन को ध्यान में दिए कूदे छलांगे मारना शुरू कर देगा। तो ये बहुत कॉमनली देखने में आएगा।
चौथा बिहेवियर आएगा कि अक्सर वो लेजर एक्टिविटीज में या कोई भी प्ले रिलेटेड एक्टिविटीज में शांति से चुपचाप इन्वॉल्व नहीं हो पाता, शोर मचाएगा, उथल पुथल करेगा, बोलता रहेगा कुछ ना कुछ, हमेशा रेस्टलेस दिखाई पड़ेगा उस टाइम पर। पांचवा बिहेवियर आएगा कि हमेशा ऐसा लगेगा कि जैसे वो बस अभी मूव करेगा, अभी हिलेगा, अभी अपना ध्यान हटाएगा, अभी किसी और तरफ उसका ध्यान भटकेगा, हमेशा ऑन द गो, मतलब चलता फिरता दिखाई पड़ेगा। आप उम्मीद ही नहीं कर सकते कि वो अगर कहीं बैठा है, सेटल्ड है, तो वो सेटल्ड रहेगा। हमेशा उसका मन इधर उधर इतना विचलित रहेगा कि जैसे लग रहा है कि अभी एक मोटर की तरह, जैसे कोई मोटर चल रही हो, भागेगा, दौड़ेगा और वो काम करना शुरू करेगा। इस वजह से बाकी लोगों को जो आसपास होते हैं, जैसे कि फैमिली मेंबर्स हो गए, भाई बहन हो गए, उनको हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि वो कहां पर है, किधर है बच्चा। अगर ध्यान हटा तो पता नहीं कहां भाग जाएगा वो। नेक्स्ट छठा बिहेवियर आएगा कि बहुत ज्यादा बात करता है, टॉकेटिव होता है बहुत ज्यादा ये बच्चा। जहां भी जाएगा लोगों के साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करने की कोशिश करेगा, बातें करेगा, अपने आप कुछ ना कुछ बोलता रहेगा, इररिलेवेंट टॉक्स करेगा, जो टॉपिक की बातें नहीं है अपने मन से करना शुरू कर देगा, एक बात पूछी उसकी जगह 10 डिटेल्स देना शुरू कर देगा। तो ये प्रॉब्लम भी अक्सर देखने में आती है। सातवां बिहेवियर है कि अगर उससे कुछ बात करो, उससे कुछ सवाल पूछो, तो सुनने से पहले ही एकदम से आंसर बोल देगा, जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ बोलने के फिराक में रहेगा। अपने मन में जो उसके बातें चल रही हैं बस उसको वही बातें करनी है। इस वजह से वो दूसरों की कम सुनेगा और खुद ही बोलने की कोशिश करेगा, खुद ही पूरा ध्यान न देकर, बात ना सुन के हमेशा बोलने के लिए विलिंग रहेगा, उतारू रहेगा। और ये तब भी हो सकता है जब क्लास में टीचर कोई क्वेश्चन पूछे या इससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएं, या फिर नॉर्मल कन्वर्सेशन में भी देखने में आता है। आठवां बिहेवियर है कि अपनी टर्न के लिए वेट करना उसके लिए मुश्किल होगा। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है जब बच्चा खेल रहा है तो उसकी टर्न आनी है, वो वेट नहीं कर सकता। जैसे कि मान लो इंडोर गेम खेल रहा है, आउटडोर गेम खेल रहा है, लाइन में अगर चल रहे हैं जैसे कि स्कूल में या और जगहों पर जहां जरूरत होती है, तो वहां अपनी टर्न के लिए वेट नहीं करेगा, भागेगा, दौड़ेगा, हिलेगा, बाहर निकल आएगा लाइन से, आगे जाके एकदम अपनी बारी का इंतजार करने की बजाय खुद ही आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। अगर उसका नंबर अगर लाइन में अगर 10वें नंबर पर है तो या तो वो सबसे आगे पहुंच जाएगा या वो बस इधर उधर घूमना शुरू कर देगा लाइन से बाहर निकल के। तो ये प्रॉब्लम्स भी देखने में आती हैं। 9वां और आखिरी बिहेवियर यहां पर आता है कि दूसरे जो भी काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनको इंटरप्ट करेगा, उनके बात को बीच में काटेगा या अपनी बातें शुरू कर देगा, उनको चैन से बात नहीं करने देगा या कोई काम भी करने नहीं देगा। तो घर में मम्मी पापा कोई काम कर रहे हो, बातें कर रहे हो, कुछ भी हो, उनको बीच में जा जाके इंटरफेयर करना शुरू कर देगा। दूसरों की चीजें उठा लेगा, दूसरे कोई काम कर रहे हैं उसमें भी उनको इंटरफेयर करेगा। तो ये सारी चीजें किसी ना किसी तरह से देखने में आती हैं कि वो दूसरों के साथ उनके काम में छेड़छाड़ करेगा। अब ये रहा बेसिक इंट्रोडक्शन एडीएचडी के बिहेवियर्स के बारे में। जैसा कि बताया, कुल मिला के 18 बिहेवियर्स बताए, जिसमें से 6 बिहेवियर्स इन अटेंशन के प्रेजेंट होने चाहिए 9 में से, और 6 बिहेवियर्स एटलीस्ट हाइपर एक्टिव बिहेवियर के प्रेजेंट होने चाहिए 9 में से। तभी बच्चे को डायग्नोसिस दिया जाता है एडीएचडी का। अगर इनमें से एक क्राइटेरिया भी बच्चा पूरा ना करे, मान लीजिए इन अटेंशन का तो बच्चा क्राइटेरिया पूरा कर रहा है, पर हाइपर एक्टिविटी और इंपल्सिविटी वाले बिहेवियर्स का वो क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहा, 3 या 4 या ज्यादा से ज्यादा 2 ही बिहेवियर प्रेजेंट है हाइपर एक्टिविटी के, तो उस केस में हम इसे सिर्फ इनअटेंटिव सब टाइप वाला एडीएचडी कहेंगे। और अगर बच्चे के अंदर हाइपर एक्टिविटी का क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है पर इनअटेंशन वाला नहीं हो रहा, तो उस केस में हम हाइपर एक्टिव सब टाइप वाला एडीएचडी कहेंगे इसको। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चों में सिर्फ अटेंशन की प्रॉब्लम आए, हाइपर एक्टिविटी की प्रॉब्लम ना हो, मतलब बच्चे को बस पढ़ने में और जो दूसरी प्रॉब्लम्स हैं वहां पर दिक्कत आ रही है, पर बच्चा हमेशा चंचल दिखाई नहीं पड़ेगा व्यवहार से, अपने बर्ताव से, अपनी फिजिकल मोटर एक्टिविटीज में। और वहीं इसका उल्टा भी हो सकता है कि कुछ बच्चे बस हाइपर एक्टिव दिखाई पड़ेंगे आमतौर पर जब पढ़ने की बात आती है, कोई सस्टेन्ड अटेंशन बनाने वाला टास्क होता है तो उसमें बड़े ध्यान से काम कर लेंगे। तो इस तरीके के अलग अलग प्रेजेंटेशंस, सब टाइप्स भी एग्जिस्ट करते हैं एडीएचडी में। तो एक को कहेंगे प्रिडोमिनेंटली इनअटेंटिव टाइप और दूसरे को कहेंगे प्रिडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव या इंपल्सिविटी टाइप। और जिनमें दोनों प्रेजेंट हैं, जिसको कि हम एडीएचडी ही बोलते हैं, वो होता है कॉम्बाइंड सब टाइप। इसी के साथ एक और चीज देखने में आती है कि इस एडीएचडी को या जो भी टाइप है बच्चे का, उसको माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर के तौर पे भी आइडेंटिफाई किया जाता है। तो बच्चे की अगर ओवरऑल जो सोशल, ऑक्यूपेशनल, एजुकेशनल और जो दूसरी जो इंपेयरमेंट है वो थोड़ी है, माइल्ड है, तो हम उसे माइल्ड इंटेंसिटी का एडीएचडी या एडीडीएचडी हम जो भी डायग्नोसिस दे रहे हैं वो देंगे। मतलब होम, स्कूल, अपनी प्ले या दूसरी एक्टिविटीज, पीयर्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या किसी दूसरे के घर जा रहा है या कहीं और जा रहा है, ये सारी अलग अलग सेटिंग्स में अगर बच्चा
ना के बराबर इंपेयरमेंट दिखा रहा हो, मतलब उसकी प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी सी हो, तो माइल्ड लेवल ऑफ एडीएचडी होगा। अगर काफी हद तक हो कुछ सेटिंग्स में और कुछ सेटिंग्स में ना के बराबर हो तो मॉडरेट होगा। और अगर करीब करीब सभी सेटिंग्स में, सभी अलग अलग सिचुएशंस में परवेजिवनेस है, मतलब कि बच्चे की जो प्रॉब्लम है वो हर सिचुएशन में दिखाई दे रही है, तो उसे सीवियर इंटेंसिटी का हम एडीएचडी बोलेंगे। हाँ, अगेन वही है, सब टाइप के बेसिस पे हम सीवियरिटी को आइडेंटिफाई करेंगे। इसी के साथ एक और चीज ध्यान देने की है कि एडीएचडी के ये इनअटेंशन, हाइपर एक्टिविटी या जो भी कॉम्बाइंड वाले जो भी सिम्टम्स हैं, ये कम से कम 2 सेटिंग्स में प्रेजेंट जरूर होने चाहिए, तभी हम उसे एडीएचडी या ये जो भी डायग्नोसिस है इसमें हम बच्चे को कैटेगराइज करेंगे। तो एक सिंगल सेटिंग में अगर ये बिहेवियर्स प्रेजेंट है, मान लीजिए सिर्फ घर पे प्रेजेंट है और बाकी बाहर की दुनिया में बच्चा बिल्कुल ठीक परफॉर्म करता है, ठीक तरह से बिहेव करता है, स्कूल में अच्छे से पढ़ लेता है पर घर पे नहीं पढ़ पाता है, तो हम उसे एडीएचडी का डायग्नोसिस नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि तब हम दूसरे फैक्टर्स को देखेंगे कि बच्चे को कोई और प्रॉब्लम्स हो रही होंगी जिस वजह से बच्चे का घर में पढ़ने में शायद मन नहीं लगता होगा। ऐसे में बच्चा नॉर्मली जो साइकोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं उन पर अच्छा परफॉर्म कर देता है, पर घर में जब मम्मी पापा होते हैं या जो उसकी ट्यूशन टीचर है या जो भी कोई दूसरा बंदा उसको पढ़ा रहा है उनके साथ वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो ऐसे में हम कहेंगे कि जो टीचिंग स्टाइल है जिससे कि बच्चे को पढ़ाया जा रहा है या जिस तरह से बच्चे को मैनेज किया जा रहा है उस वजह से प्रॉब्लम्स ज्यादा देखने में आ रही हैं, या जो भी घर पे बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो बच्चे के लालन पालन की प्रॉब्लम्स की वजह से हैं। ऐसे में हम बच्चे को एडीएचडी का डायग्नोसिस नहीं देंगे। इसी तरह से कुछ बच्चे सिर्फ स्कूल में या फ्रेंड्स के साथ इनअटेंटिव या हाइपर एक्टिव बिहेवियर्स दिखा सकते हैं, पर बाकी कई सिचुएशंस में बच्चा जो है एडीएचडी बिहेवियर्स नहीं दिखाएगा। तो 2 सिचुएशंस में कम से कम बच्चे के एडीएचडी वाले बिहेवियर्स दिखाई देने चाहिए। तो इस डिस्कशन को अब मैं यहीं समाप्त करूंगा। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और इस जानकारी से आपको फायदा होगा, एडीएचडी को समझने में आपको मदद मिलेगी और ये जानकारी आपको यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ कोई कमेंट करें अगर आपको कोई सवाल पूछना हो, और अगर किसी व्यक्ति के साथ आप इस जानकारी को शेयर करना चाहेंगे जिनके लिए ये यूजफुल हो सकती है जानकारी, तो उनके साथ शेयर जरूर करें। इसी तरह की और यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे चाइल्डहुड और दूसरे एडल्ट मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में आपको एप्रोप्रिएट जानकारी मिल सके। मैं सारी साइंटिफिक और वैलिड इंफॉर्मेशन डिस्कस करता हूं, डिटेल में डिस्कस करता हूं, ताकि बेटर तरीके से आप ही की तरह और लोगों को एजुकेट किया जा सके और आप लोगों को फायदा मिल सके इस साइकोलॉजिकल मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज की नॉलेज के बारे में। धन्यवाद।